हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए थे एमपी कांस्टेबल में, और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जनरल साइंस को। सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इन जनरल जो एबिलिटी होती है विज्ञान को समझने की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, ये हम लोग यहाँ पर 6th शिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 5 पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। सो जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार सेशन में आए हैं, सेशन को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। सब्सक्राइब आपको कर लेना है, और साथ ही प्रीवियस वीडियोस को विजिट करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आँखों के आंतरिक भाग को घटना से कौन बचाता है? यहाँ पर बात करी गई है प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम इंसिडेंट्स। कोई भी घटना यहाँ पर हो रही है, जस्ट लाइक आंखों में धूल वगैरह भी आ रही है या कोई भी चीज़ हो रही है, तो इसको यहाँ पर बचाने की कोशिश कौन करेगा? रेटिना करता है, प्यूपिल करता है, कॉर्निया करता है, या फिर यहाँ पर श्वेत पटल जो होता है आई के अंदर, वो यहाँ पर मदद करता है। तो बेसिकली ये कार्य होता है कॉर्निया का, है ना। कॉर्निया जो होती है वो ये कार्य करती है। अब ये नेत्र का अगर हम लोग इन शॉर्ट देखें तो 2 मिनट में नेत्र को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्निया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग नेत्र गोलक की बात करते हैं। जो पूरा आईबोल है ये कैसे कार्य करता है? पूरा नेत्र जो है नेत्र गोलक यहाँ पर कहलाता है, आईबोल यहाँ पर कहलाता है। एक गोले के समान इसकी पूरी संरचना होती है। व्यास लगभग इसका 2.3 सेंटीमीटर होता है। छोटा बड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पर हो सकता है। नेत्र गोलक के कई सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पक्षाभिपेशिया, दृष्टिपटल, दृक्तंत्रिका, क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका और स्वच्छ मंडल। 1 बाय 1 करके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखा है ना, ये वाला जो बाहर का भाग है यही हिस्सा करता है, यही हमारी रक्षा करता है। ये वाला जो पार्ट, ये जो हिस्सा है यही रक्षा करता है यहाँ पर बाहर होने वाली सारी घटनाओं से आई को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, एक प्रकार की ये पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, या नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ भाग पर पारदर्शी उभार यहाँ पर बना देती है। ठीक है, इस तरीके से उभरी हुई रहती है। किसी भी वस्तु से आती प्रकाश की किरण स्वच्छ मंडल या कॉर्निया से होकर आंखों में प्रवेश करती। कोई भी रोशनी आएगी तो वो सबसे पहले एंटर कहाँ पर करेगी? स्वच्छ मंडल, कॉर्निया पर वो प्रवेश करती है। ठीक है, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया आंखों की पुतली, परितारिका जो आइरिस होता है, और साथ ही नेत्रोद को ढकता है। मतलब अंदर के जो भी हिस्से उसको सारा कवर करने का कार्य कौन करेगा? कॉर्निया यहाँ पर करती है। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया का पारदर्शी होना बहुत इसका महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती है। स्वच्छ मंडल या कॉर्निया जो है बाहर से अश्रुद्रव का विसरण तथा भीतर से नेत्रोद से विसरण से पोषण यहाँ पर मिलता है। मतलब ये काम कैसे करता है? अगर इसमें रक्तवाहिकाएं, ब्लड सेल्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं पाई जाती है ना, तो ये कैसे कार्य करता है? तो अश्रुद्रव जो आंखों से आंसू आते हैं उससे, और आंख के अंदर की बात करें तो नेत्रोद जो होता है उससे विसरण से इसको पोषण यहाँ पर मिलता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन जो है वो किसके द्वारा कर दिया जाता है? कॉर्निया के द्वारा यहाँ पर कर दिया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड है आपका परितारिका। आइरिस क्या होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे डायग्राम के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये परितारिका है, और अगर एक्चुअल आई देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? परितारिका, आइरिस यहाँ पर कहलाता है। एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशी डायफ्राम होता है जो स्वच्छ मंडल जस्ट कॉर्निया के पीछे की साइड होता है। ठीक है, ये पुतली के आकार साइज को नियंत्रित करता है। इसको नियंत्रित करेगा ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक और सही मात्रा यहाँ पर पहुँच सके। परितारिका के रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखों का विशेष रंग निर्धारित होता है। जैसे ये हम लोग बोलते हैं ब्लैक भी होती है, ब्लू भी होती है ना, भूरी भी होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका आइरिस। नेक्स्ट हम लोग प्यूपिल, पुतली की बात कर लेते हैं। ये परितारिका के बीच में ये जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा और यहाँ पर ये पिंक हिस्सा। ठीक है, तो परितारिका के बीच में एक गोल छेद जैसा पाया जाता है जिसको प्यूपिल यहाँ पर कहा जाता है। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को ये कंट्रोल करता है ताकि प्रकाश सही दिशा से दृष्टि पटल तक पहुँच सके। ठीक है, ये जो दृष्टि पटल है जहाँ से वापस परावर्तित होकर आएगा, तो हम लोगों को चाहिए कि कोई भी इमेज यहाँ पर बनती है तो उसका दृष्टि पटल तक पहुँचना, यानी कि रेटिना तक एक्यूरेट पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मनुष्य की पुतली कैसी होती है? गोलाकार यहाँ पर पाई जाती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं लेंस से रिलेटेड।
तो अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस किसको कहा जाता है? तो आंखों का लेंस अभिनेत्र या अन्य लेंसों की तरह ही होता है। आंखों में पारदर्शी द्वितल लेंस यहाँ पर पाया जाता है जो रेशेदार जस्ट लाइक फाइब्रस जेली जैसे पदार्थ का बना हुआ रहता है। ये आइरिस के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। जैसे अभी आपने देखा था आइरिस, उसके जस्ट ठीक नीचे की ओर स्थित होता है। अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? दृष्टि पटल पर बनाता है। तो ये बात हो गई आपके अभिनेत्रक लेंस की। अब इससे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे द्विफोकसी लेंस क्या होता है? तो ये आई से ही रिलेटेड है। तो बेसिकली द्विफोकसी लेंस का या बाईफोकल लेंस का मतलब होता है दो तरीके के फोकल वाला लेंस, मतलब जो पास की चीज़ों को भी दिखाएगा और जो दूर की चीज़ों को भी दिखाएगा। ये अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों से मिलकर बना होता है। द्विफोकसी लेंस में अवतल लेंस को ऊपरी भाग में, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि ये एक आपका आंखों का चश्मा है, तो इसमें अवतल लेंस को ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस को नीचे के भाग में लगाया जाता है चश्मे के, है ना, जिसमें व्यक्ति आंखों को ऊपर करके जो है दूर वाली वस्तुओं को देख सकता है, तथा जैसे ही आइस को, जो एक्चुअल आई है हमारी, उसको नीचे करेगा तो इस वाले लेंस पर उसकी नज़र जाएगी और यहाँ से इसको बाहर का जितनी भी पास की वस्तुएं हैं उनको देख सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब किसी को ऐसा होता है कि दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा और पास का भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, फिर उसको कौन से लगते हैं? द्विफोकस लेंस यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए बाइफोकल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सभी प्रकार के दृष्टि दोषों को अपवर्तन दोष कहा जाता है, क्योंकि इन दोषों के कारण अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तु से आई हुई प्रकाश का अपवर्तन सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है। आज आधुनिक तरीकों से विकसित किए गए अपवर्तन दोष का संशोधन सस्पर्श लेंस के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा जस्ट लाइक लेजर ऑपरेशन करके या फिर लेंस लगाकर, परमानेंट लेंस लगाकर किया जा सकता है। अब ये कॉन्टैक्ट लेंस होते क्या हैं? तो चश्मों में लगाए जाने वाले लेंसों की तरह ही ये पाए जाते हैं, परंतु ये विशेष रेशेदार जेलीवत पदार्थों से बने होते हैं तथा सामान्य लेंस की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस को सीधा आंखों की जो सतह है उसी के ऊपर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा यही था कि आंतरिक हिस्सों की रक्षा कौन करता है? तो कॉर्निया करता है। एक और बीमारी के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में आपने सुना होगा। जैसे जैसे आयु यहाँ पर बढ़ती जाती है तो व्यक्तियों में ये वाली संभावना बढ़ जाती है इस बीमारी के होने की। तो इस स्थिति में मोतियाबिंद मतलब हम लोग देखें तो कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस या तो दूधिया हो जाता है या फिर काफ़ी वो ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो जाती है या पूर्णतः रूप से दृष्टिक्षय यहाँ पर हो जाता है, दैट मीन दिखना बंद हो जाता है। तो इसका भी ऑपरेशन किया जाता है, बेसिकली क्लीनिंग की जाती है ना। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका इलाज यहाँ पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कचरा और मानव अपशिष्ट पानी में एक साथ मिल जाते हैं तो ये किस प्रकार का प्रदूषण है? कचरा यदि पानी में मिल रहा है तो किस प्रकार का प्रदूषण होगा? जल प्रदूषण होगा। भूमि प्रदूषण कैसे होता है? आपने देखा है बहुत सारे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से हो सकता है कीटनाशक दवाइयों का। वायु प्रदूषण, वायु में बहुत सारी गैसेस मिल गई है या धुआं वगैरह है, धूल वगैरह, तो एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। साउंड पोल्यूशन, जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है, चाहे वो हॉर्न की वजह से हो, मशीनों की वजह से हो, इंडस्ट्री फैक्ट्री की वजह से हो, तो ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो बेसिक से डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? मोनोकोट प्लांट की क्या विशेषता नहीं है? तो 4 से 5 विशेषताएं होती है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की, मोनो और डाइकोट्स की। तो फाइब्रस रूट, टेप रूट, पैरेलल वेंटेशन यहाँ पर पाया जाता है या फिर त्रिमासिक फूल इसके अंदर पाए जाएंगे। तो आपको क्या बताना है, कौन सी विशेषता इसकी नहीं होगी? तो एक बीजपत्री की ये विशेषता है। देखो अब यहाँ से पता चल रहा है कि कोई भी एक प्लांट होगा, चाहे वो मोनो हो, एक बीजपत्री हो, या फिर डाइकोट हो, द्विबीजपत्री हो, या तो उसमें एक में रेशेदार होगी और एक में टैप रूट होगी, ठीक है। और दोनों ऑप्शन एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते, मतलब या तो आंसर आपका ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे इसको समझेंगे? तो सबसे पहले एक बार डायग्राम के पास चलते हैं। देखो डायग्राम विजिबल है, डायग्राम में क्या क्या दे रखा है? ये मोनोकोट्स के बारे में सारी जानकारी है, ये डाइकोट्स के बारे में सारी जानकारी। देखो ये सिंगल लेयर होता है, मतलब आप इसको, इसके बीज को, इसके सेट को दो भागों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो ये सिंगल होता है, इसको आप दो भागों में नहीं तोड़ सकते। इसके बाद इसकी जो शिराएँ होती है, वेंस होती है, वो यूजुअली क्या होती है? पैरेलल होती है। इस प्रकार से पैरेलल पाई जाएगी, समांतर शिरा विन्यास इसका पाया जाता है। इसके बाद अगर मैं इसके बात करूं
कि इसका जो बंडल सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स काफ़ी होता है, मतलब इसके जो वलय होते हैं किसी भी तरीके से अरेंज यहाँ पर हो सकते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, द्विबीजपत्री की क्या विशेषता होती है, तो इसके वलय क्या होते हैं, प्रॉपर रिंग शेप में अरेंज होते हैं। अगर आप ये ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये रिंग के आकार का है ना, मतलब इस तरीके से इसके पूरे वलय अरेंज होते हैं। लेकिन मोनोकोट्स एक बीजपत्री के अंदर ये प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होते हैं। और मोनोकोट में जो है हम लोग जिसको बोलते हैं रेशेदार जड़ यहाँ पर पाई जाती है, मतलब पूरी इस प्रकार से शुरुआती जड़ भी इसी प्रकार से पाई जाएगी। और इसमें जो फूल होता है उसका स्ट्रक्चर 3 के मल्टीपल में होता है, मतलब उसमें जो पत्तियाँ होगी 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, इस तरीके से चलती है। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट डाइकोट्स की क्या विशेषता होती है, तो यहाँ पर डाइकोट्स जो होता है इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं। जैसे सोयाबीन आपने ले लिया, चना ले लिया, है ना, तो इसको आप 2 भागों में यहाँ पर तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो शिरा विन्यास होता है, इसकी जो वेन्स होती है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जालीदार शिरा विन्यास इनका पाया जाता है। मतलब जब आप इसकी लीफ, इसकी पत्ती को टच करेंगे तो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा उभार आपको दिखाई देगा, जैसे मकड़ी का जाल होता है इस प्रकार से संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और इसमें जो वलय हैं वो रिंग के आकार में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसमें टेप रूट पाई जाती है, मतलब एक मेन जड़ पाई जाएगी और उसके पास छोटी छोटी जड़ यहाँ पर पाई जाएगी, तो इसमें टेप रूट पाई जाती है। और इसमें फूलों की बात करें तो फूलों का जो स्ट्रक्चर होता है 4 या 5 के मल्टीपल में होगा, मतलब जो पत्तियाँ होगी वो तो या तो 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी, या फिर 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी। ठीक है, तो इसके मल्टीपल में ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा था एक बीज पौधों की क्या विशेषता नहीं है, तो इसमें मुख्य रूट यानी मुख्य जड़ टैप रूट नहीं पाया जाता है, क्योंकि टैप रूट पाया जाता है किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है, तो केचुए का शरीर यूजुअली 100 से 120 भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर करके, इसका सेंट्रल सेगमेंटेशन, इसका ये सेगमेंटेशन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे करके टोटल लगभग 100 से 120 पार्ट यहाँ पर इसके 180 100 से लेकर 120 के बीच में टुकड़े यहाँ पर इसके पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इतने भाग इसके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा धागा स्टील की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन या फिर कॉटन, तो हम सभी को पता है नायलॉन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, मैन मेड इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड हटाना है किसी भी सतह से या उसके ऊपर से, तो सिट्रिक एसिड का, एसिडिक एसिड का, विनेगर का या टार्टरिक एसिड का, तो हम लोग बोलते हैं सिरका, विनेगर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विनेगर, सिरका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, प्रोटीन बनाने के लिए एसिड एक साथ जोड़ते हैं, कौन से एसिड एक साथ जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजन, अमीनो, हाइड्रोजन या फिर कार्बन। तो हमने देखा है अमीनो एसिड की एक पूरी चेन चलती है जिससे मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए एक प्रोटीन अणु इन अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला से निर्मित होता है। प्रत्येक एक प्रकार का सहसंयोजक पेप्टाइन बॉन्ड को यहाँ पर बनाते हैं जो आपस में जुड़कर प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। इस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक प्रकार के प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक अनूठा क्रम होता है जो एक अणु से दूसरे अणु तक बिल्कुल समान यहाँ पर रहते हैं। तो ये पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, वाटर पास क्या होता है, वाटर पास क्या काम करता है, समुद्र की गहराई को मापता है, पानी के घनत्व को, एक संदर्भ बिंदु से दूसरे तक की ऊंचाई को, अगर मुझे मापना है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, या फिर महासागर के तापमान को मापने के लिए। तो बेसिकली वाटर पास जो होता है, अगर आपने कभी इस डिवाइस को या इस इंस्ट्रूमेंट को देखा है, तो ये एक संदर्भ बिंदु से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर मुझे हाइट मेज़र करनी है तो मैं वाटर पास का प्रयोग यहाँ पर कर सकती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, जितनी साइज़ का हम लोग चाहते हैं उतनी साइज़ का इसको बनवा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका वाटर पास का प्रयोग है। ठीक है, वाटर पास देखकर पानी वाला आंसर मत करके आ जाना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, जीवित चीज़ों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके उपयोग में श्वसन की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग इसे वापस से CO2 को बदलने में किया जा सकता है या फिर नहीं भी किया जा सकता है। तो साफ समझ में आ रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है, रिस्पायरेशन प्रोसेस की, श्वसन प्रक्रिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या फिर मिनरल्स का। तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाएगा।
है ना, हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी ही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दैट मीन C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी 6CO2 प्लस 6H2O में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो बेसिकली किसका प्रयोग किया जाएगा, इसमें शर्करा ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, जो कि श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग इसे वापस से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 20 पॉइंट समथिंग होता है, तो लगभग कितना हो जाएगा, 21% यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का आपने देखा ही था 78। तो इस तरीके से इन जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे गए इस पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं 12। निम्नलिखित में से किसे एक्सरे स्कैन में ठीक से दिखाई नहीं देगा, मतलब अगर कोई भी बीमारी आप चेक करना चाहते हैं तो कौन सी एक्सरे में विजिबल नहीं होगी, ठीक है। बोन्स, हड्डियाँ, किसी भी प्रकार का ट्यूमर है तो क्या वो एक्सरे के थ्रू नहीं दिखाई देगा। टीबी नोड्यूल्स, टीबी अगर किसी व्यक्ति को है तो क्या वो एक्सरे में नहीं दिखेगा, या फिर मसल्स। तो बेसिकली मसल्स को आप एक्सरे में नहीं देख सकते हो, बाकी इन तीनों चीज़ों को आप एक्सरे में देखकर पता लगा सकते हो। इसको तो आप चेस्ट में देखकर पता लगा लेंगे, ये ब्रेन में देखकर आप पता लगा लेंगे, और हड्डियाँ, कोई भी हड्डियाँ टूटी हुई होती है तो डायरेक्टली उसी का एक्सरे कर पता लगाया जा सकता है कि हाँ बोन्स में कोई भी ब्रेक यहाँ पर है, ठीक है। तो मांसपेशियों का आप नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग यहाँ पर होता है। सो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। जब भी समांतर किरणें किसी भी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होती है, मान लो ये खुरदुरा है ना, रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जब भी समांतर किरणें जो है यहाँ पर क्या हो रही है, खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती है, तो ऐसी परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन बोला जाएगा। देखो, एक तो इन जनरल होता है कि कोई भी किरण आई तो वो वापस से परावर्तित हो जाएगी, दैट मीन्स आपतित किरण क्या हो जाती है, वापस से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। अब ये किरण क्या हुई, वापस समांतर नहीं होती है, दैट मीन्स इस परावर्तन को क्या बोला जाएगा, डिफ्यूज्ड परावर्तन यहाँ पर बोला जाएगा। अब ये परावर्तन होता कैसे है, ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, ये होता कैसे है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई भी रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, नॉर्मली परावर्तन यहाँ पर हो रहा है, तो जो किरण आई है वो वापस चली जाएगी, जिस माध्यम में आई है वो उसी में चली जाएगी, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब यहीं से स्टार्ट होते हैं, बेसिक से ही। फिर डिफ्यूज्ड में अगर अपन लोग देख रहे हैं तो सरफेस कुछ ऐसी है, तो कुछ तो क्या होगी, वापस चली जाएगी, कुछ अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो सरफेस होती है वो सरफेस क्या कहलाती है, इस प्रकार का जो परावर्तन होता है वो परावर्तन कहलाता है डिफ्यूज्ड परावर्तन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, अगर सरफेस नॉर्मल नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं या तो अपने मार्ग से भटक जाती है, या अपने पाथ से हम लोग बोल सकते हैं विचलित यहाँ पर हो जाती है, डाइवर्ट यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार की रेज को डिफ्यूज्ड रे और इस प्रकार के परावर्तन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता, वैलेंसी बॉन्ड जो होता है वो 2 नहीं है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लोहा या फिर नाइट्रोजन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 नहीं होता है, क्योंकि इसका वैलेंसी जो होता है वो कितना होता है, इस तत्व की संयोजकता होती है 3। आप चाहें तो इस टेबल के अंदर सबकी संयोजकता देख सकते हैं। जैसे सल्फर हो गया, तो सल्फर का जस्ट एन एग्जाम्पल, सल्फर का जो परमाणु नंबर होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले वाले में 2 फिल कर लेंगे, फिर 8 कर लेंगे और फिर 6 कर लेंगे, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2 यहाँ पर हो गई। ऐसे ही ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 8, जिसको आप फिल करेंगे 2 और 6 के फॉर्म में, ठीक है। कार्बन का 6 हो गया, यानी कि 2 और 4 कितना बचा हुआ है, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें 4 और आ सकते हैं, मतलब हमको क्या करना है, कक्षा पूरी करनी है, पूरी क्लास कंप्लीट करनी है, तो 6 यहाँ पर हो गए। दैट मीन्स कितने और आ सकते हैं, संयोजकता कितनी हो रही है, 2 हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, आप इसको फिल करेंगे, पहले वाले में 2 हो गया, दूसरे वाले में आप 6 फिल कर देंगे क्योंकि नंबर 8 है, ठीक है। अब इसमें कितने और आ सकते हैं, 2 और आ सकते हैं। ऐसे ही कार्बन का आप देखेंगे तो 2 और 4 और कितने और हो सकते हैं, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। और नाइट्रोजन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7, तो आप फिल करेंगे 2 और अगले वाले में कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो इसके वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने और एक्सेप्ट कर सकता है, 3 और यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इसकी संयोजकता कहलाती है। तो किसकी संयोजकता 3 है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर 2 नहीं है, दैट मीन्स 3 है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ओके, तो ये इस पेपर के 15 क्वेश्चन थे जो कि जनरल साइंस से थे। इसके अलावा 2 बजे आपकी साइंस की लाइव क्लास रहेगी ऐप पर, तो वहाँ पर भी आकर आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर वाइज। और साथ ही आपकी 6 PM पर अगेन साइंस की लाइव क्लास होगी, तो आप उसे भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।